अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज आप लोगों को एरर्स के हवाले से बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो स्टूडेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एरर्स के लिए ये बात याद रखें कि जब भी हम फिज़िक्स के अंदर किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, स्क्रू गेज के ज़रिए, वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए या मीटर रॉड के ज़रिए, तो इसके नतीजे के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स का सामना करना पड़ता है। तो फिर इन एरर्स को हम बेसिकली ख़त्म भी कर सकते हैं, इन एरर्स को ओवरकम भी कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली एरर का मतलब ये होता है कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल हकीकी जो वैल्यू है और रियल वैल्यू के दरमियान जो हकीकी जो वैल्यू है और उसके साथ जो मेजर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, उसके दरमियान जो फ़र्क आता है वो बेसिकली किसी भी मेजरमेंट में वो क्या होता है, एरर होता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ कि अगर हम ग्रेविटी की बात करें, जी की बात करें, तो जी की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली एट द सी लेवल्स। अर्थ सरफेस में ग्रेविटी की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा क्या होता है, ms-2। जब मैंने कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बोला कि आप सिंपल पेंडुलम से आप ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आप पेंडुलम से मालूम कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को बोला आप एक पेंडुलम लें और ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करें, जो कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है। जबकि स्टूडेंट ने जो मेजर्ड वैल्यू लिखे और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिखे, जी के साथ ए लिख दें, यहाँ पर जी के साथ एम लिख दें, और स्टूडेंट ने वैल्यू मेजर की, वैल्यू कैलकुलेट की, और जो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, 9.6 मीटर। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एरर आया वो एरर कितना आया, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये चीज क्या है स्टूडेंट, एरर है। अब एरर के लिए, ये जो एरर आता है, इसके लिए आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स यूज किए गए हैं। सबसे पहली चीज तो जो पहला वर्ड यूज किया है वो ये है नेग्लिजेंस एंड इम्प्रोप्रिएट मेथड। नेग्लिजेंस एंड इम्प्रोप्रिएट मेथड। नेग्लिजेंस का मतलब ये है, इम्प्रोप्रिएट का मतलब ये है कि कोई तरीका सही ना हो, सही तरीके से किसी भी चीज को मेजर नहीं किया गया हो। और दूसरा चीज नेग्लिजेंस है लापरवाही। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट करता है, अगर वो एरर्स को, किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए जब कैलकुलेशन करता है, तो सबसे पहली चीज तो वो क्या करता है, लापरवाही करे। या दूसरी चीज, उसका जो करने का जो तरीका है, उस चीज को कैलकुलेट करने का, फाइंड करने का जो तरीका है, अगर वो इम्प्रोप्रिएट हो तो इससे भी एरर कास हो सकता है। और दूसरा जो चीज आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है वो क्या है, फॉल्टी एपरेटस। दूसरा चीज आप लोगों की बुक में दिया है वो क्या है, फॉल्टी एपरेटस। तो स्टूडेंट्स, फॉल्टी एपरेटस का मतलब ये है कि आप लोगों ने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे कि जो वर्नियर कैलिपर्स, जब आप लैब में जाते हैं तो कुछ वर्नियर कैलिपर्स क्या होती है, फॉल्टी होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ और ज़्यादातर फॉल्टी मिलती हैं वर्नियर कैलिपर्स जो आपके लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो एरर आता है वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से भी आता है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो गलत हो, बज़ाहिर खुद अंदर से सही नहीं हो, और इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपके उसमें क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। और तीसरा चीज जो आप लोगों की बुक में दिया है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि भाई इंस्ट्रूमेंट भी सही है, वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो लापरवाही भी नहीं कर रहा है, और जो तीसरा जो चीज है, फैक्टर है, कि फिर भी उसका जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो इनएक्सपीरियंस होगा, शायद उसको काम करने की नहीं आता होगा कि किस तरह किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स नहीं आते होंगे, तभी तो एरर आया है। तो
तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और एरर की कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। एरर के तो बहुत से टाइप्स हैं। रैंडम एरर है, रैंडम एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया और उसके साथ एब्सोल्यूट एरर है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एरर के कुछ टाइप्स। एरर के आप लोगों के टेक्स्ट बुक के मुताबिक एरर के दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। एक टाइप को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर, और दूसरी टाइप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट टाइप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम एरर कहते हैं, और दूसरे टाइप को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। जहां तक बात रैंडम एरर की है, रैंडम का मतलब ही आप लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। रैंडम मतलब इनप्रोप्रिएट, मतलब बेतरतीब सा बिहेवियर होता है, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी किधर तो कभी किधर। इसका मतलब रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जिसका सीक्वेंस का पता नहीं चलता, कभी कुछ और सी वैल्यू आती है, कभी कुछ और सी वैल्यू आती है। मिसाल के तौर पर उसी ग्रेविटी की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। G इज इक्वल टू फिक्स वैल्यू क्या थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक बंदे ने ग्रेविटी की वैल्यू निकाली, G1 ने 9.6 मीटर पर सेकेंड, दूसरे ने वैल्यू निकाली 9.1 मीटर पर सेकेंड, तीसरे ने वैल्यू निकाली 9.0 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि इन तीन वैल्यूज के अंदर जो एरर की जो तरतीब है वो क्या है, बेतरतीब। जो वैल्यूज आ रही है जी की वो क्या आ रही है, बेतरतीब वीडियोस आ रही है, सॉरी बेतरतीब क्या आ रही है, सॉरी मेरे मुंह से एक गलत बात निकल गई, वीडियोस नहीं बल्कि जी की जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, बेतरतीब आ रही हैं। तो इसका मतलब इस तरह की एरर्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। इस तरह की एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। और इसका कास क्या है स्टूडेंट्स, रैंडम एरर का कोई कास नहीं है, अभी तक रैंडम एरर का कास पता नहीं चला है, रैंडम एरर का कोई कास नहीं है। और दूसरा जो चीज इसमें रिडक्शन, रैंडम एरर का काज ये है कि बस ये हो जाता है। तो इस रैंडम एरर को कम किस तरह किया जाएगा, मिसाल के तौर पर ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं, ये जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज आई हैं, हम इन सब वैल्यूज का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, टेकिंग एवरेज। तो इस केस में क्या लिखेंगे, टेकिंग एवरेज। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको रैंडम एरर का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर की तरफ। तो रैंडम एरर क्या होता है, बेसिकली बेतरतीब होता है। इसको खत्म किया जाता है किसके जरिए, टेकिंग एवरेज लेकर हम इस एरर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर। और जहां तक बात सिस्टमैटिक एरर की है, द सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर एक दूसरे से डिफरेंट है। रैंडम एरर में बेतरतीब, जबकि सिस्टमैटिक एरर में एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक सेम मैनर में चेंज आ रहा है, सेम मैनर में चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक वॉच लेता हूं, सॉरी एक मास मेजरिंग डिवाइस लेता हूं, जिससे आप क्या मालूम करते हैं, मास मालूम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। मिसाल के तौर पर ये दरमियान का पॉइंट है, ये नीडल से एक डमी सा डायग्राम बना दिया है। तो आप लोग ये मत सोचें कि मैंने एक्चुअल में बनाया, आप लोगों को समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पर यहां पर सुइयां हैं कुछ, ये जीरो वाली पोजीशन है। तो किसी भी मास को यहां ऊपर रखने से पहले मैं देखता हूं कि इसकी जो सुई है वो कहां पर है, मिसाल के तौर पर 4 पर है। कहां पर है, 4 पर है। इसका मतलब अभी तक मैंने किसी मास को इसके ऊपर रखा नहीं है, मगर इसके बावजूद भी सुई क्या कहां पर है, 4 पर है। सुई कहां पर है, 4 पर है। और मैंने देखा, एक मैंने मास कैलकुलेट किया, मैंने एक मोटे से बंदे को इसके ऊपर रखा, जैसे ही रखा उसका वजन मुझे मिला कितना, 160 किलोग्राम। तकरीबन फटने वाला था, ये जो डिवाइस था टूटने वाला था, बस टूटते ये बच गया। इसका मतलब ये है कि मास क्या है, 160 किलोग्राम। एक मोटा शख्स इसके ऊपर बैठा और तकरीबन बैलेंस जो था वो मास मेजरिंग डिवाइस का टूटने वाला था। तो जब मैंने देखा
कि इसका वजन कितना आया 160 kg। तो मैंने देखा कि इस रिजल्ट में तो सबसे पहले ही क्या थी, एक एरर मौजूद था कि मास रखने से पहले भी इसके अंदर क्या था, 4 किलोग्राम का एरर था। इसका मतलब 4 किलोग्राम पहले से ये शो कर रहा था। तो मैं क्या करूंगा, इस मोटे शख्स की जो वजन जो हमने कैलकुलेट किया है इसको माइनस कर दूंगा किससे, 4 किलोग्राम से। तो हमें क्या मिला 156 kg। इसका मतलब ये हमें क्या मिला, आंसर मिला। और उसके बाद मैंने कहा कि बस अब मैं बस करता हूं मोटे शख्स को इसके ऊपर बिठाना, क्योंकि इससे जो तराजू था, इससे जो मास मेजरिंग डिवाइस था वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। मैंने कहा चलो किसी ऐसे दुबले पतले इंसान को बुलाता हूं जिससे ये फ्रैक्चर भी ना हो। तो मैंने बुलाया एक ऐसी शख्स को जिसका वजन कितना था, 15 किलोग्राम। जिसका वजन कितना था 15 किलोग्राम। स्टूडेंट्स वहां पर हंसने की बात है, शायद वो कोई बच्चा होगा। तो 15 किलोग्राम इसका क्या था, वजन था। तो जब मैंने देखा, जब मैंने इसको वेट बैलेंस के ऊपर रखा तो इसका वजन कितना आया स्टूडेंट्स 15 kg आया। तो अब हंसने की बात है, मैं कोशिश करूंगा शुगुल में आप लोगों को मजीद हंसाने की। तो 15 किलोग्राम जब मुझे वजन मिला तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, M1 के अंदर 15 किलोग्राम में से मजीद इसमें एरर कितना था स्टूडेंट्स, 4 kg का। जब मैंने मजीद इस एरर को माइनस किया तो हमें रिजल्ट कितना मिला, 11 किलोग्राम। इसका मतलब थोड़ा सा कुछ अल्लाह ताला ने इसे वजन दिया था, वो भी इस मेजरिंग डिवाइस की वजह से वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसका वजन कितना आया, 11 किलोग्राम। अब इस केस में देखिए एरर की पॉसिबिलिटी क्या थी, 4 किलोग्राम। इस केस में भी एरर की पॉसिबिलिटी क्या थी, 4 किलोग्राम। इसका मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या आया, एरर आया। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। इसका मतलब इसमें मासेस को हम चेंज करने से एरर तो चेंज नहीं होगा। 4 था, 4 यहां भी है, यहां भी है, किसी दूसरे शख्स को भी लेकर आएंगे जो कि 15 से भी कम होगा तो उसके लिए भी केस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इस तरह की एरर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए सिस्टमेटिक एरर के कंसेप्ट को मैं आप लोगों को समझाता हूं कि सिस्टमेटिक एरर को किस तरह समझा जा सकता है, कि सिस्टमेटिक एरर का काज क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर का सबसे पहला जो काज होता है वो ये होता है, पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है, सबसे पहला चीज तो कैलिब्रेशन मतलब, पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा स्केल्स के ऊपर जो लाइंस होती हैं, जो लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पुअर कैलिब्रेशन। तो बेसिकली पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाए, पुराना हो जाए। जब आपके इंस्ट्रूमेंट्स पुराने हो जाते हैं तो उनमें जंग लग जाता है, जंग लगने की वजह से ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में से तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर कैलिब्रेशन कहते हैं। या तो एक दूसरा जो चीज है वो ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पर ये क्या है, स्केल है। स्केल के दरमियान 0 से लेके 1 मीटर के दरमियान जो स्मॉल जो लाइंस हैं इनके दरमियान अगर स्पेसिंग सही ना हो, मिसाल के तौर पर ये और ये फिक्स होनी चाहिए, इस तरह नहीं कि इनके दरमियान जितनी स्पेसिंग है यहां भी उतनी होनी चाहिए। और कैलिब्रेशन के लिहाज से एक दूसरी कंसेप्ट ये भी है कि अगर स्केल्स के जो फासला है इनके दरमियान भी डिफरेंसेस आ जाएं तो इससे भी आपका एरर आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन ही का टाइप है। तो आगे जाके रिडक्शन, इस एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस एरर को रिड्यूस करने का तरीका यह है कि आप क्या करो, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करो कि जो क्या हो, इस इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा बेहतर हो, अच्छा हो। या फिर आप क्या करो, जीरो एरर। जीरो एरर आप किसी भी, आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर किस तरह निकालते हैं, स्क्रू गेज का जीरो एरर किस तरह निकाला जाता है। तो बाद में जाके जीरो एरर को ऐड करो या माइनस कर दो, तो जिससे आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है, सही आ सकता है। तो ये कंसेप्ट है, या तो एक तो ये कंसेप्ट है और दूसरा ये कंसेप्ट है, आप क्या करो, आप अपने पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट से जो कि खराब हो चुका है आप उसको चेंज करो किसी न्यू इंस्ट्रूमेंट से। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज मैंने कोशिश किया थोड़ा सा शुगर
मजाक करूं ताकि आप लोग बोर ना हो। तो मज़ीद इस तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सपोर्ट देंगे तो मज़ीद आप लोगों को इतना हंसाएंगे, इतना शुगल मेला करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये सर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंसान है। तो अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।